अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, आज उसको हम टैकल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारी 7.1 एंड हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है और ये एक ही क्वेश्चन है जो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जैसे ही एग्जामिनर ने कहा इक्वेशन ऑफ सर्किल, आप फर्स्ट डे से याद रख के मैंने आपसे कहा जब भी एग्जामिनर कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल इट मीन्स जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे या आप जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे। और अगर आपको सेंटर और रेडियस मालूम है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, और अगर सेंटर और रेडियस नहीं मालूम तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखते हैं आगे क्या बोला इसने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट 60। अच्छा भाई, उस सर्किल का एक पॉइंट दे दिया 60 एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई एट द पॉइंट 44। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया आया है, टचिंग द लाइन। हमने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि इफ सर्किल टचेज x एक्सिस, तो वहाँ भी टच का वर्ड यूज़ हुआ था कि इफ सर्किल टचेज x एक्सिस r इक्वल्स टू f, इफ सर्किल टचेज y एक्सिस r इक्वल्स टू g। लेकिन यहाँ पे तो जो टच कर रहा है वो किसी एक लाइन को कर रहा है, ना वो x एक्सिस को टच कर रहा है ना वो y एक्सिस को टच कर रहा है, वो तो किसी लाइन को टच कर रहा है जो कि लाइन है x इक्वल टू वाई। अब आप एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी वर्ड यूज़ होगा टच मीन्स होता है टेंजेंट। ये आपने मैट्रिक मैथ्स के अंदर वर्ड पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल वर्ड है ये टेंजेंट लाइन। अब इसकी डेफिनेशन भी सुन लें, टेंजेंट लाइन क्या होती है। टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होती है। अभी टेंजेंट लाइन क्या होती है? द लाइन विच पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट थ्रू अ कर्व। अगर कोई लाइन किसी कर्व के एक पॉइंट से पास हो उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। इट मीन्स एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई एट द पॉइंट 44। इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो एक पॉइंट से टच कर रही है सर्किल को, वो पॉइंट, भाई सर्किल ये रहा जिसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन ये रही x इक्वल टू वाई, पॉइंट ये रहा 44। तो मैंने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन लिखा है, रफी डायग्राम बनाई, एक पॉइंट ये था 60 लिख लिया, एक लाइन बना ली x। अब देखो ये x इक्वल टू वाई था, प्लस का y आगे क्या होगा माइनस का y, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? 44। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि सर ये पॉइंट सर्किल का है या लाइन का है? बेटा ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ये जो टच कर रहा है ये पॉइंट सर्किल का भी है, ये पॉइंट लाइन का भी है। जब ये टच कर रहा है तो दोनों का कॉमन पॉइंट है। अच्छा जी, तो आप ये बात जानते हैं सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, क्योंकि ना यहाँ सेंटर दिया है ना यहाँ रेडियस दिया है, तो हमें जनरली यूज़ करनी पड़ेगी। तो माइनस जी माइनस एफ होता है। अच्छा जी, और सेंटर से लेके किसी भी कोने पे जाएं वो तमाम के तमाम डिस्टेंस क्या शो करते हैं? रेडियस। तो ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? रेडियस। आइए स्टार्ट करते हैं भाई, क्या करें। अभी तो हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और ये एक और पॉइंट दिया हुआ है। तो हमने कहा यार ये दो पॉइंट सर्किल पर दिए हुए हैं, तो ये दोनों पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगी। लेकिन आप ये बात जानते हैं जब भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लगाते हैं तो वी हैव 3 अननोन्स जी एफ सी, जबकि इन दोनों को पुट करेंगे दो इक्वेशन बनेंगी, हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए होगी। अब वो तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इन दोनों को पुट करते आइए। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ए बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल। मैंने कहा मान लें ये सर्किल की इक्वेशन है। प्रेजेंटेशन के लिए विद सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगेन वन बाय वन सेटिस्फाई कराते हैं। पहले 60 है, सिंस 60 पासेस थ्रू द सर्किल देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। जहाँ जहाँ x वहाँ 6, जहाँ जहाँ y वहाँ 0। x की जगह 6, y की जगह 0, c ऐसी रहा। 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 एड एंड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 6 12g। अगेन ये 0 हो गया प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन एक आ गई। अगेन दूसरा पॉइंट क्या है? 4 तो हमने 4 भी सेटिस्फाई करवाया। सिंस 4 पासेस थ्रू द सर्किल देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई।
तो x की जगह भी 4, y की जगह भी 4, x की जगह भी 4, y की जगह भी 4, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 2 इंटू 4 इज 8g, 2 इंटू 4 इज 8f प्लस c, 16 प्लस 16 इज 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इशू यहाँ पे ये हो रहा है कि सर 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है g f c, 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, अब क्या करें, हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए। तो अब यहाँ पे बेटा एक सेंटेंस, एक सर्कल की प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, और ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जब भी सर्कल पढ़ेंगे, तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, सर्कल की खुसूसियात है। क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है सर्कल की कि रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये याद रखेगा प्रॉपर्टी, एमसीक्यूज के अंदर ही पूछ सकता है एग्जामिनर, by the property of circle radius and tangent always perpendicular to each other। भाई एक सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट, सही ना। आप एक सर्किल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कितने सारे कितने सारे टेंजेंट बन सकते हैं? बहुत सारे। भाई अभी आपने एक टेंजेंट यू बनाया है, यू भी बन सकता था, टेंजेंट यू भी बन सकता था, यू भी बन सकता था, टेंजेंट तो बहुत सारे बनते हैं, हर एक का अलग अलग पॉइंट होगा। तो हर टेंजेंट उसके रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, याद रखेगा। सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि टेंजेंट, या टेंजेंट का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। जैसे इसने कहा टचिंग द लाइन, टचिंग मतलब क्या होता है? टेंजेंट। चले मान लिया टेंजेंट, चले मान लिया सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है? मैंने आपसे क्या कहा, ये क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि याद रखेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये नहीं कि इस सवाल में हमेशा कहीं भी चले जाएं, जब भी कभी सर्किल की बात आएगी तो यू कैन से दैट by the property of the circle radius and tangent always perpendicular to each other। तो ये गिवन नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो टेंजेंट कोई सा भी हो, किसी भी पॉइंट बनाओ, वो रेडियस से हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो मैंने मेंशन करा दिया एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसी वर्ड यूज हुआ परपेंडिकुलर, तो मैं कौन याद आया? स्लोप। क्या स्लोप मतलब? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। मैंने आपको कहा था जब भी वर्ड यूज होगा पैरेलल, m1 इक्वल्स टू m2। भाई इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। हमने कहा था इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ परपेंडिकुलर, इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अब किसका m1 किसका m2? जाहिर सी बात है रेडियस का निकालना पड़ेगा स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आपको 1 by 1 टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। टेंजेंट लाइन कौन सी थी हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई हमें इसका स्लोप निकालना है। अब चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 3 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा तो वो थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, बस मान लें ये फार्मूला है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा। बेटा स्लोप निकालने का एक और फार्मूला है, ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी इक्वेशन से स्लोप निकालना हो। भाई एक बेसिक फॉर्मूला स्लोप का आपने पढ़ा था, m इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन? द एंगल विच मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। अगर आपको इंक्लिनेशन मालूम है सो यू कैन फाइंड स्लोप। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्मूला, m इक्वल्स टू स्लोप निकालने का, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में तीसरा फॉर्मूला है, वो क्या है? अगर कभी भी किसी इक्वेशन से स्लोप निकालना हो सो वी कैन फाइंड बाय द यूजिंग द फॉर्मूला m इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे कि ये देखें मैंने इसको m1 कह दिया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 माइनस फॉर्मूले का, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो -1 से -1 कैंसिल, क्या बचा? 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया मेरे पास? 1। अच्छा जी, अब मैं इस रेडियस का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा तो अब लोड करें, अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं ऐसे कह दूँ बेटा x1 y1 x2 y2, या यू कैन से डेट x1 y1 x2 y2। किसी को भी x1 y1 ले लें, किसी को भी x2 y2 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यही किया, मैंने कहा x1 y1 x2 y2। तो अभी जानते हैं जब भी 2 पॉइंट मालूम हो वी कैन फाइंड स्लोप। तो मैंने हेडिंग डाल दी 2 फाइंड स्लोप ऑफ रेडियस।
क्या m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मेरे पास ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, तो y2 क्या है 4, y1 क्या है माइनस f। तो 4 माइनस का फॉर्मूले में माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 4 प्लस f हो गया, जबकि ये 4 प्लस g हो गया। अब ये बात जानते हैं कि इफ क्यों स्लोप निकाला था, क्योंकि वर्ड यूज होता है परपेंडिकुलर। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1। m1 क्या है 1, m2 क्या है 4 प्लस f अपॉन 4 प्लस g इक्वल्स टू माइनस 1। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज एनीथिंग, ये डिवाइड है, यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। सो माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 1 इंटू जी माइनस जी, माइनस का 4 यहाँ की क्या हुआ प्लस का 4, माइनस की जी यहाँ पे क्या हुआ प्लस का जी। सो 4 प्लस 4 इज 8 प्लस f प्लस जी इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? तो अब मुझे बताएं, नाउ वी हैव 3 इक्वेशन 3 अननोन। आपको सिखाया था कि 1 2 को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि 1 2 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने वही किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 बड़ी थी पहले लिख दी, हालांकि कोई आप 1 को भी पहले लिख सकते थे, लेकिन मेरा दिल चाहता 2 को पहले लिखने का, मैंने 2 पहले लिख दी। 2 क्या थी 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0 लिख दिया। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 36 प्लस 12g प्लस c। सो 36 तो g की जगह 12g, f था नहीं मिस कर दिया, c की जगह c। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है नीचे वाले की साइन चेंज, तो प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। सो प्लस c माइनस c कैंसिल आउट। 32 माइनस 36 इज माइनस 4, 8g माइनस 12g इज माइनस 4g प्लस का 8f। इन तीनों में नोट करो कुछ कॉमन आ रहा है, तो माइनस 4 कॉमन आ रहा था, मैंने माइनस 4 कॉमन ले लिया। तो 4 माइनस कॉमन लेने से अंदर की साइनें चेंज हो गई, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 जा, 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 जा, तो जी 1 जा जी। 4 के टेबल में 2 कब आता है 2, 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 जा, सो 2f। ये माइनस 4 मल्टीप्लाई है क्या हुआ डिवाइड, 0 पर माइनस 4 इज 0। तो 1 2 3 के बाद जो था 4 दे दिया। अब आप नोट करें इसमें भी c नहीं है, इसमें भी c नहीं है, तो यहाँ भी g और f 2 अननोन, यहाँ भी g और f 2 अननोन। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 की बात करूँ तो वी हैव 2 इक्वेशंस 2 अननोन, आंसर तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा ये भी प्लस का g है, ये भी प्लस का g है, g कैंसिल करा देता हूँ। आप चाहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड भी यूज़ कर सकते थे, आप चाहते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे, आप चाहते हैं यहाँ पे कंपैरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते थे। मैंने क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्ट कराया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या थी 8 प्लस जी प्लस एफ इक्वल टू 0, 4 क्या थी 1 प्लस जी माइनस 2 एफ इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले की साइन चेंज, प्लस वाला कन्वर्ट माइनस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, जी से जी कैंसिल। 8 माइनस 1 इज 7, एफ प्लस 2f इज 3f, प्लस का 7 बन जाके माइनस का 7 हो गया, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ f इज माइनस 7/3। अब ये f की वैल्यू आप चाहे 3 में पुट करें या 4 में पुट करें, किसी भी एक में पुट करके g निकाल सकते हैं। मुझे 3 अच्छी लगी, मैंने 3 में पुट कर दिया। इफ़ f इक्वल टू माइनस 7/3 देन इक्वेशन 3 इम्प्लाइज डेट। तो 3 में आया 8 की जगह 8, g की जगह g, f की जगह माइनस 7/3। जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं, इधर हम इस जगह पे हम g को चाहते हैं, तो हमने कहा माइनस का 7/3 वहाँ जाके हो गया प्लस का 7/3, प्लस का 8 वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का 8। दो चीज़ें अपॉन में, बीच में माइनस है, क्या लेंगे एलसीएम। कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 3 1 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 7 जा 7, 3 8 जा 24। 2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हुआ, साइन किसकी आएगी ग्रेटर नंबर की। सो 7 माइनस 24 इज माइनस 17/3। सो हमारे पास f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई। अब आप चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आप c निकाल सकते हैं। मुझे 1 आसान लग रही है, मैंने 1 में पुट कर दिया। इफ़ g इक्वल टू माइनस 17/3, अच्छा मैंने लिख तो दिया f इक्वल टू माइनस 7/3, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में f की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने लिख दिया तो मिटा नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट। तो 1 में देखें 36 प्लस 12 अपनी जगह पे लिखा रहा, g की जगह g की वैल्यू माइनस 7/3 पुट कर दी, प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे ही लिखा रहा। हम ये बात जानते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 36 अपनी जगह मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 4 × 17 इज 68, प्लस का c अपनी जगह ऐसे मौजूद है इक्वल टू 0।
36 माइनस 68 इज़ माइनस 32 और वहाँ जाके ये प्लस का 32 हो गया। तो जनाब अब मेरे पास जी एफ सी तीनों आ चुके हैं। जब हमारे पास तीनों आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, इक्वेशन नंबर ए के पास। तो मैंने कहा इफ़ जी इक्वल टू माइनस 17/3, एफ इक्वल टू माइनस 7/3 एंड सी इक्वल टू 32, देन इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी की जगह जी की वैल्यू एक्स प्लस 2, एफ की जगह एफ की वैल्यू वाई प्लस सी की जगह सी की वैल्यू इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस 17 to 34/3 प्लस माइनस माइनस 7 to 14/3 वाई। अब इसके बॉन्ड जब भी दो या दो से चीज़ें बॉन्ड में हो, बीच में प्लस माइनस हो, क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ रहा था, 1 और 3, मतलब हम कह सकते हैं 1 और 3 एलसीएम आ गया। तो ये देखें 1 के टेन में 3 कब आता है, 3 ज़ा 3x स्क्वायर। 1 के टेन में 3 कब आता है, 3 ज़ा 3y स्क्वायर। 3 के टेन में 3 कब आता है, 3 1 ज़ा, तो 34 1 ज़ा 34। 3 के टेन में 3 कब आता है, 1 ज़ा, तो 3 1 ज़ा 14 1 ज़ा 14। 1 के टेन में 3 कब आता है, 3 ज़ा, तो 32 इंटू 3 क्या हो गया, 96। 3 डिवाइड में जाएगी क्या होगा, मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, बाकी ये एज इट इज़ रहा। तो जनाब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया और यहीं पे हमारी 7.1 भी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया क्योंकि रिड्यूस कोर्स की वजह से। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।